नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी बीटीएससी बिहार टेक्निकल कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी चल रही है वर्क इंस्पेक्टर, जिसमें आईटीआई, प्लम्बर, सिविल और सर्वेयर ट्रेड वालों के लिए अच्छी खासी 1100 प्लस पोस्टों पे वैकेंसी निकाली गई थी। उसके रिगार्डिंग हमारी आज की 7वीं क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 6 क्लास को पहले से कर लिया है। उन क्लासेस की पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया और इस वर्क इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग मैंने एक यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। हमने 200 प्लस क्वेश्चन पहले वाली क्लासेज के अंदर कर लिया है और जो इन क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूं। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा, या आप खुद से भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको खुद से सर्च करके जुड़ना है तो आपको सर्च करना है एडुटेक ITI स्टडी, एडुटेक ITI BSTC लगा के आपको सर्च करना है, स्टडी नहीं BSTC लगा के आपको सर्च करना है। टेलीग्राम में तो आपको ग्रुप मिल जाएगा या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्राप्त हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको 1200 से 1500 क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपकी एक एग्जाम ओरिएंटेड और आपकी एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न को देखते हुए। प्लस में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जो आपके टॉपिक्स रहेंगे वो भी आपके क्लियर कराऊंगा। प्लस में आपकी कुछ सिंबल है या आपके जो फुल फॉर्म है, तीनों ट्रेडों को लेके मैं सारे आपको टॉपिक क्लियर कराऊंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सिविल ट्रेड से हमारा क्वेश्चन नंबर 147 क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा फाउंडेशन का मुख्य कार्य क्या होता है। जो हम भवन निर्माण के लिए सबसे पहले फाउंडेशन करते हैं उसका मुख्य कार्य क्या रहता है, फाउंडेशन से हमें क्या बेनिफिट्स मिलता है। दीवार को सजाने के लिए तो हम फाउंडेशन नहीं करते। इमारत का भार जमीन में समान रूप से वितरित करना, यह आपका आंसर रहेगा। इमारत का भार है जो जमीन में समान रूप से वितरित करने के लिए फाउंडेशन किया जाता है। इसके बारे में फाउंडेशन के बारे में हम समझेंगे। फाउंडेशन किसी भी संरचना का सबसे निचला हिस्सा होता है। फाउंडेशन नीचे का हिस्सा होता है। फाउंडेशन के बाद ही होम है या मकान है, जो भी आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है वो ऊपर उठाया जाता है। इसका काम है कि पूरी बिल्डिंग का लोड मिट्टी में समान रूप से ट्रांसफर करना, ताकि असमान सेटलमेंट न हो और भवन स्थिर बना रहे। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 148। जो सीमेंट होता है, सीमेंट का मुख्य घटक कौन सा होता है जो उसे बांधने की शक्ति देता है। यानी सीमेंट को इतना मजबूत कौन सा जो घटक उसके अंदर मिला जाता है जिसकी वजह से सीमेंट इतनी मजबूत रहती है। तो कैल्शियम सिलिकेट या एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो हम इसके लिए कैसे यूज करेंगे, एल्यूमिनियम तो एक लोहा या लोहा टाइप की वस्तु रहती है जिसके अंदर ये, तो इसका हम उपयोग नहीं कर सकते। आयरन, आयरन लोहा हो गया, और सल्फर, सल्फर का भी उपयोग नहीं करते। तो इसके लिए जो आपका आंसर रहेगा कैल्शियम सिलिकेट सीमेंट के अंदर मिला जाता है। जो उसका बॉन्ड है, बॉन्डिंग कैल्शियम सिलिकेट के से बॉन्ड बनता है उनका। तो ऐसे जैसे बॉन्ड होता है ना, हमने साइंसेज में पढ़ा है 10th क्लास में, ऐसे बॉन्ड बना के मजबूत बनाता है। उसके लिए सीमेंट में कैल्शियम सिलिकेट का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम सिलिकेट के बारे में हम समझेंगे। सीमेंट में मुख्य बाइंडिंग कैल्शियम सिलिकेट होता है, जो पानी के साथ में मिलकर हाइड्रेशन की प्रक्रिया से ताकत उत्पन्न करता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 149। M20 में जो होता है वो कंक्रीट का अर्थ क्या होता है। जो M20 हम डालते हैं, जो कोई भी RCC तैयार करते हैं तो उसमें जैसे मात्रा रहती है M20, M30, M40। तो M20 का मतलब क्या रहता है, तो 20% सीमेंट या 20% MPa की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, या 20% पानी या 20% रेत। तो इसका आंसर रहेगा आपका 20% MPa की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। M20 ग्रेड का मतलब रहता है 20 MPa की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा M20 का मतलब है कि 28 दिन बाद उस कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 मेगापास्कल होगी। यह सामान्य RCC कार्यों में उपयोग होता है। इसके आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्लास्टरिंग के लिए कौन सा अनुपात सामान्यतः उपयोग होता है। जो दीवारों के अंदर हम प्लास्टरिंग करते हैं उसके लिए कौन सा जो मिश्रण है वो सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1:1 या 1:3 या 1:6, 1:8। तो इसका आंसर रहेगा आपका 1:6। अब 1:6 अनुपात को हम समझेंगे, 1 क्या है और 6 क्या है। तो
एक भाग आपका सीमेंट का रहता है और 6 भाग रेत का मिक्स करते हैं, उसका मिश्रण तैयार करते हैं। तो ये एक भाग सीमेंट का रहेगा आपका और ये एक 6 भाग रेत का रहेगा। तो ये मिश्रण तैयार किया जाता है। इसके आगे जो आपका मिक्स प्लास्टिक के लिए उपयुक्त माना जाता है, ये दीवार को स्मूथ और फिनिश देता है और दरारों को रोकता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 151, जो रेनफोर्समेंट बार टीएमटी का फुल फॉर्म क्या है? रेनफोर्समेंट बार टीएमटी का फुल फॉर्म, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा, यही क्लास के अंदर याद कर लीजिएगा। बाकी इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ के सारे क्वेश्चन को एक बार वापस से आपको रिविजन करना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो रीइंफोर्समेंट बार के बारे में बात करें तो ये थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट होता है। टीएमटी बार को उच्च तापमान पर रोलिंग के बाद पानी से ठंडा किया जाता है, जिससे यह अधिक लचीला और मजबूत बन जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सपेंशन जॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक्सपेंशन जॉइंट होता है, उसका उद्देश्य क्या रहता है? तो इमारत को फैलाने और सिकुड़ने से आने वाली दरारों को बचाना, सीमेंट बटाना, दरवाजा जोड़ना या दीवार सजाना। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, जो रहता है इमारत को फैलने और सिकुड़ने से होने वाली दरारों को बचाने के लिए एक्सपेंशन जॉइंट का उद्देश्य रहता है। तापमान में बदलाव से इमारत फैलती है, सिकुड़ती है। एक्सपेंशन जॉइंट इन मूवमेंट्स को एब्जॉर्ब करता है और दरारें नहीं आने देता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कंस्ट्रक्शन में फॉर्म वर्क का अर्थ क्या है? जो कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं उसके अंदर फॉर्म वर्क का अर्थ क्या रहता है? लकड़ी का, स्टील का ढांचा जिसमें कंक्रीट डाला जाता है, या दीवार की फिनिशिंग, या ईंट बिछाना, या पेंटिंग। तो इसका अर्थ रहेगा आपका ऑप्शन ए कि लकड़ी की, स्टील का ढांचा जिसमें कंक्रीट डाला जाता है। तो आपका जो आंसर रहेगा लकड़ी का स्टील ढांचा, ऑप्शन ए रहेगा। तो फॉर्म वर्क अस्थायी ढांचा होता है जो कंक्रीट को उसके सेट होने तक आकार देता है, जैसे स्लेब हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया आदि के अंदर। किस नंबर हमारा 154 रहेगा, जिसमें सीमेंट को लंबे समय तक स्टोर करने पर उसकी स्ट्रेंथ क्यों घट जाती है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जैसे सीमेंट कई दिनों तक पड़ी रह जाती है तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो कमजोर क्यों हो जाती है? सीमेंट का स्ट्रेंथ घटती क्यों? तो नमी सोख लेने से, या तापमान कम होने से, या हवा घटने से, हवा बढ़ने से, या वजन घटने से। तो जो सीमेंट पड़ी रहती है वो नमी को सोख लेती है, उसकी वजह से उसका स्ट्रेंथ कमजोर हो जाता है। सीमेंट में हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी हवा से नमी सोख लेता है और इसमें उससे पहले से हाइड्रेशन शुरू हो जाता है और ताकत कम होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? वर्केबिलिटी बढ़ती है लेकिन ताकत घटती है, ताकत बढ़ती है, दोनों बढ़ते हैं या कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से वर्केबिलिटी बढ़ती है और लेकिन ताकत घटती है। तो इसका आंसर आपका ए रहेगा। और इसमें आपका जो जैसे अधिक पानी डालने से मिश्रण रखना आसान होता है, लेकिन सूखने पर वॉइड से बनने से स्ट्रेंथ कम हो जाती है। इसके आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 156, कंक्रीट जो मिक्स रहता है, कंक्रीट का जो मिक्स, उसमें सैंड का कार्य क्या है? सैंड यानी कि बजरी, इसके मान सकते सैंड यानी बजरी, तो स्ट्रेंथ देना, वॉल्यूम बढ़ाना नहीं, रंग देना नहीं, पानी को घटाना नहीं। तो इसका आंसर आपका जो रहेगा वॉल्यूम को बढ़ाना और वॉइड्स को भरना के लिए सैंड का कार्य रहता है। सैंड के बारे में समझेंगे हम। जैसे सैंड रेत कंक्रीट में एग्रीगेट के बीज की जगह बढ़ती है, जिससे मिश्रण घना और मजबूत बनता है। ये क्वेश्चन आपके कुछ सिविल ट्रेड से थे, हम कुछ क्वेश्चन आप प्लम्बर ट्रेड के देखेंगे। जैसे ड्रेनेज पाइप में मिनिमम ग्रेडियंट क्यों रखा जाता है? जो ड्रेनिंग पाइप रहता है उसमें मिनिमम ग्रेडियंट क्यों रखा जाता है? ताकि पानी खुद से बह सके, दबाव बढ़ाने के लिए, पाइप को सीधा रखने के लिए और पाइप की लंबाई घटाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो ऑप्शन ए है, पानी, ताकि पानी खुद ही बह सके। ड्रेनेज पाइप में 1:40 या 1:60 का ग्रेडियंट रखा जाता है, ताकि पानी और कचरा गुरुत्वाकर्षण से बह जाए और रुकावट न बने। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 158, जीआई पाइप को जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ये जो जीआई पाइप को हम जोड़ते हैं उसके लिए हमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसके बारे में हम समझेंगे। जीआई पाइप के बारे में तो थ्रेडिंग या कपलिंग से, या वेल्डिंग से, या सोल्डरिंग से, या सीमेंट से।
तो इसका आंसर रहेगा आपका जो थ्रेडिंग और कपलिंग करते हैं उसकी वजह से जीआई पाइप को जोड़ा जाता है। जीआई पाइप के सिरों पे थ्रेड काटे जाते हैं और कपलिंग फिटिंग से उन्हें जोड़ा जाता है। इससे पाइप आसानी से खोले या बदले जा सकते हैं। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 159। ये सर्वे या ट्रेड से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। प्लम्बर के हमने अभी 1-2 क्वेश्चन कर लिए थे। बाकी जो 159 क्वेश्चन आपका सर्वेइंग में रेंगिंग रोड का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा एक बार इस क्वेश्चन को। लाइन में बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, गहराई मापने के लिए या कोण बनाने के लिए। तो सर्वेइंग में रेंगिंग रोड का उपयोग होता है। लाइन में बिंदुओं को चिन्हित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेंगिंग रोड होती है वो सफेद और लाल पट्टियों वाला डंडा होता है जो सर्वे लाइन की दिशा निर्धारित करने के अंदर काम आता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्लेन टेबल में सर्वे में एलिडेड का प्रयोग किस लिए होता है। जो प्लेन टेबल सर्वे में एलिडेड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। साइट लेने और दिशा खींचने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, दूरी मापने के लिए या बेंचमार्क बनाने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन है साइट लेने और दिशा खींचने के लिए प्लेन टेबल सर्वे में एलिडेड का प्रयोग किया जाता है। एलिडेड की मदद से सर्वेयर सीधे टेबल पर रेखा खींचकर वस्तु की दिशा तय करता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 161। जो चेन सर्वे में एक चेन की लंबाई कितनी होती है। 30 मीटर, 20 मीटर, 15 मीटर या 25 मीटर। तो 30 मीटर आपकी है कि चेन सर्वे में चेन की लंबाई होती है। स्टैंडर्ड सर्वेइंग चेन की लंबाई 30 मीटर होती है जिसमें 100 लिंक होते हैं। इसमें उपयोग दूरी मापने में किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो काउंटर इंटरवल का अर्थ क्या है। जो काउंटर इंटरवल होता है उसका अर्थ क्या है। दो कंटूर लाइनों के बीच की दूरी का अंतर, ऊंचाई का अंतर, दो बिंदु की दूरी, कोण का मापन, नमी का स्तर। तो काउंटर इंटरवल का अर्थ रहता है दो कंटूर लाइनों के बीच की ऊंचाई का अंतर। दो कंटूर लाइनों के बीच की ऊंचाई का अंतर को ही काउंटर इंटरवल कहा जाता है। काउंटर इंटरवल समान ऊंचाई वाले बिंदुओं की लाइनों के बीच का वर्टिकल अंतर होता है और ये ट्रेन की ढलान को दिखाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्रॉस स्टॉप का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो क्रॉस स्टॉप होता है उसका उपयोग समकोण राइट एंगल तय करने के लिए, बेंच मार्क बनाने के लिए, दूरी मापने के लिए या दिशा तय करने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा समकोण राइट एंगल बनाने के लिए क्रॉस स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। क्रॉस स्टॉप से किसी सर्वे लाइन पर राइट एंगल में ऑफसेट निकाला जाता है। इससे रोड या प्लॉट लेआउट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके आगे आपका क्वेश्चन सिविल ट्रेड से रहेगा 164। ब्रिक मेसनरी में मोर्टार का मुख्य कार्य क्या होता है। जो ब्रिक मेसनरी का कार्य होता है उसमें मोर्टार का अर्थ क्या होता है। ईंटों को जोड़ना या लोड ट्रांसफर करना, रंग बढ़ाना, ये दीवार हल्की बनाना या फिनिशिंग देना। तो इसका आंसर रहेगा आपका ईंटों को जोड़ना या लोड को ट्रांसफर करना। विस्तृत समझ में जैसे समझ के अंदर मोर्टार सीमेंट, रेत और पानी का मिश्रण होता है और ये ईंटों को मजबूती से जोड़ता है और उनके बीच खाली स्थान भरता है और ये दीवार का स्ट्रक्चर मजबूती देता है और लोड को समान रूप से वितरित करता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा स्लंप टेस्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना, मोस्ट क्वेश्चन है, काफ़ी प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद कर लीजिएगा। जो स्लंप टेस्ट होता है वो किस लिए किया जाता है। ताकत मापने के लिए, रंग जांचने के लिए या मोटाई मापने के लिए या कंक्रीट की वर्केबिलिटी जांचने के लिए। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी जांचने के लिए स्लंप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। स्लंप टेस्ट में कंक्रीट का कान आकार का ढांचा हटाने और जितनी ऊंचाई पर घटती है उनकी जो वर्केबिलिटी है उसका जो मेजरमेंट है उसके लिए वर्केबिलिटी बताती है। यह साइट पर तेजी से जांच करने की विधि है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो 166 है करिंग वाटर को कितने दिनों तक जारी रखना चाहिए। कम से कम 7 दिन तक सामान्य सीमेंट के लिए, केवल 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 30 दिन के लिए। तो आपका आंसर रहेगा कम से कम 7 दिन सामान्य सीमेंट के लिए करिंग वाटर को जारी रखना चाहिए। ओपीसी सीमेंट वाले कंक्रीट में कम से कम 7 दिन और पीपीसी और पीएससी वाले में 10 से 14 दिन तक क्योरिंग करनी चाहिए ताकि हाइड्रेशन पूरी तरह हो सके। बाकी इसके अलावा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 167। जो फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी होती है, फाउंडेशन की बेयरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या रहता है। तो इसका ऑप्शन और ए रहेगा मिट्टी द्वारा
सुरक्षित रूप से झेला जा सकने वाला अधिकतम लोड, दीवार की ताकत, छत की ऊंचाई या सीमेंट की ग्रेडिंग। तो इसका आंसर रहेगा फाउंडेशन में बेयरिंग कैपेसिटी का जो मिट्टी द्वारा सुरक्षित रूप से झेला जा सकने वाला अधिकतम लोड। बेयरिंग कैपेसिटी बताती है कि मिट्टी कितने भार तक बिना फेल हुए इमारत को सहन कर सकती है। कमजोर मिट्टी पर बिल्डिंग सेटलिंग की संभावना होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 168। कंक्रीट मिक्स रेशियो 1:4 में कौन से घटक होते हैं? जो 1:4 का कंक्रीट का हम मिश्रण बनाते हैं उसमें कौन कौन से रहते हैं? जैसे 1 अनुपात रहेगा आपका सीमेंट का, 2 अनुपात रहेगा सैंड का और 3 अनुपात रहेगा एग्रीगेट का। तो इस हिसाब से आपका जो कंक्रीट तैयार किया जाता है, जिसमें एक ये आपका आंसर ए रहेगा। इसमें जो इस भाग में ए भाग सीमेंट, 2 भाग रेत और 4 भाग कोर्स एग्रीगेट गिट्टी लिया जाता है। और ये M15 ग्रेड कंक्रीट के लिए सामान्य मिश्रण है। कौन सी ग्रेड के लिए? M15। याद कर लीजिएगा, जो M15 है वो 1:2:4 के लिए सामान्य मिश्रण है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जो आपका आगे का क्वेश्चन है 169। बीम में रीइंफोर्समेंट किस हिस्से में लगाया जाता है? निचले हिस्से में, ऊपरी हिस्से में, बीच में या सभी में समान? तो निचले हिस्से में टेंशन जोन में बीम में रीइंफोर्समेंट लगाया जाता है। बीम पर लोड पड़ने से उसका निचला हिस्सा खिंचाव में आता है, इसलिए वहाँ स्टील बार रखे जाते हैं ताकि बीम न टूटे। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 170। वाटर लॉगिंग किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी आप याद कर लीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, तो टेलीग्राम ग्रुप से पीडीएफ को तुरंत रिवाइज करना आपको सारे क्वेश्चन को, तो आपके तुरंत याद हो जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप आपको एडुटेक ITI BSTC इससे सर्च करना आपको टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से जुड़ जाएगा। या आपको इसका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप जुड़ जाइएगा। जो वाटर लॉगिंग है वो किसे कहते हैं? जमीन में अत्यधिक बाढ़ डालना, भर जाना, पानी का बहाव, पाइप लीकेज या दीवार में सीलन। तो इसका आंसर रहेगा जमीन में अत्यधिक पानी भर जाना। जब मिट्टी में जल निकासी न हो और पानी लंबे समय तक जमा रहे तो उसे वाटर लॉगिंग कहते हैं। इससे फाउंडेशन कमजोर होता है। आगे क्वेश्चन रहेगा आपका 171। कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी हेलमेट का रंग क्या दर्शाता है? रंग क्या दर्शाता है? जो कंस्ट्रक्शन साइट रहती है उस पर जो आपका सेफ्टी हेलमेट रहता है उसका रंग क्या दर्शाता है? तो इसका आपका ऑप्शन ए रहेगा, जो आपका येलो वर्कर के लिए या वाइट इंजीनियर के लिए, ग्रीन फोरमैन के लिए, ब्लू विजिटर के लिए और उपरोक्त सभी। तो इसका आपका आंसर सही रहेगा, ये उपरोक्त डी सभी सही है। येलो का आप याद कर लीजिए, जो येलो कलर होता है, जो आपका येलो कलर है, ये येलो, ये आपका वर्कर को दर्शाता है। याद कर लीजिएगा एक बार मेरे साथ में। जो वाइट रहता है वो इंजीनियर को दर्शाता है। जो ग्रीन रहता है आपका वो दर्शाता है फोरमैन को। और जो आपका ब्लू कलर रहता है, ब्लू कलर के अंदर जो आपका होता है वो दर्शाता है जो विजिटर आते हैं उनके लिए ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निर्माण स्थल पर हेलमेट कलर कोड होता है। येलो मजदूर के लिए होता है और वाइट इंजीनियर के लिए होता है और ग्रीन सेफ्टी ऑफिसर के लिए होता है और ब्लू विजिटर के लिए या इलेक्ट्रिशियन के लिए होता है। कंक्रीट वाइब्रेटर का उद्देश्य क्या होता है? जो कंक्रीट का वाइब्रेटर होता है उसका उद्देश्य क्या रहता है? हवा के बुलबुले निकालने, कंक्रीट को डेंस करना, कंक्रीट ठंडा करना, पानी सुखाना या सीमेंट हिलाना। तो इसका आंसर रहेगा हवा के बुलबुले निकालना और कंक्रीट को डेंस करना। ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। वाइब्रेटर कंक्रीट में मौजूद एयर पॉकेट्स निकालता है जिससे स्ट्रेंथ बढ़ती है और हनी कॉम्बिंग नहीं होता है। इसके आगे आपके प्लम्बर ट्रेड के कुछ क्वेश्चन रहेंगे। जो प्लम्बिंग में ट्रैप का वाटर सील कितनी होनी चाहिए? जो प्लम्बिंग में ट्रैप करते हैं हम उसकी वाटर सील कितनी होनी चाहिए? लगभग 50 mm, 10 mm, 100 mm या 5 mm। तो याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। जो प्लम्बिंग में ट्रैप करते हैं उसमें वाटर सील कितनी होनी चाहिए? लगभग 50 mm तक होनी चाहिए। ट्रैप की वाटर सील बदबू और गैसों को ऊपर आने से रोकती है। मानक इसका जो रूप होता है वो 50 mm की वाटर सील प्राप्त होती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 174। जो ड्रेनेज सिस्टम होता है उसमें इंस्पेक्शन चैम्बर का कार्य क्या होता है? तो पाइप साफ करने और निरीक्षण के लिए, पाइप जमा करने के लिए, पाइप जोड़ने के लिए या फ्लो बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए रहेगा, पाइप को साफ करने और निरीक्षण करने के लिए
इंस्पेक्शन चैम्बर का कार्य रहता है। तो इंस्पेक्शन चैम्बर में से प्लम्बर ड्रेन लाइन की सफाई या मरम्मत आसानी से कर सकता है और यह सामान्य 30 मीटर पर लगाया जाता है। ओवरहेड टैंक में बॉल कोक क्यों लगाया जाता है? जो ओवरहेड टैंक रहता है आपका, उसमें बॉल कोक क्यों लगाया जाता है? टंकी और फ्लो रोकने के लिए, पानी ठंडा करने के लिए, पाइप पकड़ने के लिए या सफाई करने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, टंकी की और फ्लो को रोकने के लिए जो ब्लॉक कोक है वो लगाया जाता है। ब्लॉक कोक टंकी में फ्लोट की मदद से पानी का स्तर नियंत्रित करता है और जैसे ही पानी बढ़ता है ये ऑटोमेटिक इनलेट को बंद कर देता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 176। प्लम्बिंग में वेंट पाइप का उपयोग क्या है? जो प्लम्बिंग का कार्य रहता है उसमें वेंट पाइप का उपयोग क्या रहता है? गैस या हवा के दबाव को संतुलित करने के लिए, पानी बढ़ाने के लिए, पाइप जोड़ने के लिए या फ्लो बढ़ाने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा गैस या हवा के दबाव को संतुलित रखने के लिए। वेंट पाइप सीवेज पाइपलाइन में हवा के दबाव को बराबर रखती है ताकि पानी बह सके, बहे और ट्रैप का वाटर सील न टूटे। इसके आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 177। प्लम्बिंग ड्राइंग में WC का अर्थ क्या रहता है? तो इसका आंसर आपका वाटर कोस्ट, वाटर क्लोजेस्ट रहेगा। ये आपके ये नहीं रहेंगे, वाटर कनेक्शन नहीं रहेगा, वाल चेम्बर नहीं रहेगा, वाश सेंटर नहीं रहेगा। इसका आंसर आपका वाटर क्लोजेट इसका आंसर रहेगा। WC शब्द शौचालय टॉयलेट पेन के लिए उपयोग किया जाता है। ये प्लम्बिंग लेआउट ड्राइंग में एक मानक प्रतीक होता है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सर्वे या ट्रेड से जो लेवलिंग स्टाफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऊंचाई का अंतर मापने के लिए, दिशा मापने के लिए, दूरी मापने के लिए या कोण मापने के लिए? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऊंचाई का अंतर मापने के लिए लेवलिंग स्टाफ का प्रयोग किया जाता है। लेवलिंग स्टाफ को डंपी लेवल के साथ उपयोग किया जाता है ताकि दो बिंदुओं की ऊंचाई का अंतर निकाला जा सके। और इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका काउंटर मैप किसे दिखाता है? स्थल की ऊंचाई और ढलान को, सड़कों की दिशा को, जल प्रवाह को या भवन की स्थिति को? तो इसका आंसर रहेगा काउंटर मैप स्थल की ऊंचाई और ढलान को दिखाता है। काउंटर मैप में समान ऊंचाई की लाइनों को जोड़कर ट्रेन की ढलान, घाटियां और पहाड़ियां दिखाई जाती है। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो प्लेन टेबल सर्वे में सबसे पहला कार्य क्या होता है? सेंटरिंग या लेवलिंग करना, ड्राइंग बनाना, ऑब्जर्वेशन करना या कॉन्टाउर बनाना? तो इसका आंसर रहेगा सेंटरिंग और लेवलिंग करना प्लेन टेबल सर्वे में सबसे पहला कार्य रहता है। प्लेन टेबल को जमीन पर सेट करने से पहले उसे बिल्कुल समतल और केंद्र में रखा जाता है ताकि माप सटीक मिले। इसके आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा जो थियोडोलाइट सर्वे में ओरिजेंटल एंगल किसे मापा जाता है? इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए। वेर्निकल स्केल से, मेजरिंग टेप से, कंपास से या लेवल ट्यूब से? तो इसका आंसर रहेगा जो थियोडोलाइट सर्वे होता है उसमें ओरिजेंटल एंगल को वर्नियर स्केल से मापा जाता है। थियोडाइलाइट में जो ओरिजेंटल सर्कल पर जो वर्नियर स्केल लगी होती है जिससे बहुत सटीक कोण मापे जाते हैं 0 पॉइंट या 1 तक। यही आप सभी के लिए गाइज 181 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। इन सभी क्वेश्चन की PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा और इस भर्ती के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होता है मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ। प्लस में आपके लिए दूसरी बात है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका कोई भी क्वेरी रहती है, आपका कोई सुझाव रहता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। जितना आप लोगों का प्यार मिलेगा मैं उसी हिसाब से क्लास को सेटल करूँगा, नहीं तो मैं देखूँगा फिर आपकी कैसी डिमांड रहती है उसी हिसाब से मैं क्लास को आके मैनेज करूँगा। बाकी आपको जो BSTC वर्क इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग जो आपकी जो भी चीज़ें रहेगी मैं आपको थ्योरी प्लस में क्वेश्चन प्लस में प्रीवियस ईयर पेपर जो भी तीनों ट्रेडों के आए हुए हैं या आपके कोई भी डाउट रहता है मैं सब चीज़ों को सोल्व करूंगा। तो आप एक बार चैनल पे जुड़े हुए रहेगा और आपका कोई भी सुझाव होता है तो आप कमेंट करके मेरे को बताइए। अगर वीडियो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, हम PDF तैयार करते हैं, सभी क्वेश्चन को टाइप करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं तो आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता, ना आप लाइक करते हो, ना आप कोई कमेंट करते हो, ना आप वीडियो को शेयर करते हो। तो इस हिसाब से तो आपका जो प्यार है वो बहुत कम है। उस हिसाब से क्लासेस का आगे का शेड्यूल देखना पड़ेगा। बाकी अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
कमेंट करके बताइएगा कैसा वीडियो है, क्या इसमें सुधार किया जा सकता है, आपके लिए क्या और अपडेट करना चाहिए। बाकी आप अपनी क्यूरी वगैरह रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी मैंने आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।